क्यों इतना मुश्किल है माफ करना? बचपन से सिखाया जाता है कि हम दूसरों को माफ़ कर दें, हम उस बात को छोड़ दें, लेकिन कोई नहीं सिखाता इसको करना कैसे है। हम जब किसी को कहते हैं जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया, ये माफ़ करना नहीं है। कि आप एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी से ऐसा कर रहे हो, क्योंकि आप अपने आप को दिखा रहे हो कि मेरे में बड़प्पन है कि मैंने किसी को माफ़ कर दिया। जो इंसान सफ़र कर रहा होता है वो ये भूल जाता है, जिसको वो दिमाग में लेके सफ़र कर रहा है उसे ये बात नहीं पता है उसने कितना नुकसान किया है या आप कितने हर्ट फील कर रहे हो। हर्ट आप हो, पकड़ के आप बैठे हो, जिंदगी आपकी रुक रही है, तबीयत आपकी खराब हो रही है। खास बोला गया है जब हम किसी को फॉरगिव करते हैं हमें हार्ट अटैक्स कम होते हैं, बीपी हमारा कम रहता है, डिप्रेशन कम रहता है, हमें नींद अच्छी आती है, हमें दर्द कम महसूस होता है। जहाँ पर भी नेगेटिव इमोशंस होंगे वहाँ प्यार नहीं होगा। सबके पास एक ही सेट ऑफ पेरेंट्स होते हैं, एक ही सेट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, एक ही सेट ऑफ सिबलिंग्स होते हैं। इज इट वर्थ लूजिंग देम इन वन लाइफ टाइम? हमें उस मुकाम पे नहीं आना कि जाने के बाद दुख हो। बहुत लोगों के रिश्ते वापस आ जाते हैं विच दे वर मिसिंग। वो रिश्ते जब वापस आते हैं तो आंखों में आंसू भी आते हैं। सनी साइड अप, मेंटल हेल्थ का फर्स्ट एड। शो का नाम है सनी साइड अप द मेंटल हेल्थ पॉडकास्ट और मेरा नाम अभिषेक है। मेरे साथ डॉक्टर शिल्पा हैं और आज हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा ऐसा है जिसके बारे में बात तो होती है लेकिन उस मुद्दे पे अमल नहीं होता। डॉक्टर शिल्पा, वेलकम टू सनी साइड अप। थैंक यू सो मच। हाउ इज इट गोइंग? आज का टॉपिक थोड़ा सा समझने वाला भी है और थोड़ा संजीदा भी है। संजीदा भी है। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे के बारे में जिसके बारे में, जैसा मैंने कहा, बातें बहुत होती हैं लेकिन उस पर एक्शन नहीं होता, कोई कार्रवाई नहीं होती। टॉपिक का नाम है फॉरगिवनेस, माफ़ करना। क्यों इतना मुश्किल है माफ करना? हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हम दूसरों को माफ़ कर दें, हम उस बात को छोड़ दें, लेकिन कोई नहीं सिखाता इसको करना कैसे है। बोलने से माफ़ होता नहीं है, दिमाग उन चीज़ों को छोड़ता नहीं है, उन यादों को भुलाता नहीं है। जो हुआ होता है उसको वो चीज़ें बाद में दिमाग में घूमती रहती हैं। माफ़ करना इज़ अ वेरी मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट। हम जब किसी को कहते हैं जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया, ये माफ़ करना नहीं है। क्योंकि आप एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी से ऐसा कर रहे हो। क्योंकि आप अपने आप को दिखा रहे हो कि मेरे में बड़प्पन है कि मैंने किसी को माफ़ कर दिया। माफ़ करने का मतलब है उस बात को अपने दिमाग से निकाल दिया। माफ़ करने का मतलब है कि कल को अगर वो इंसान अगर आपको दिखता है तो आपके अंदर वो द्वेष नहीं है, आपके अंदर वो रिजेंटमेंट नहीं है, आपके अंदर वो गुस्सा नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि आपने उस सिचुएशन या पर्सन को माफ़ किया है और आप मूव ऑन कर गए। और आप मूव ऑन कर गए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज आप मूव ऑन कर गए। सो ये जो सारा खेल है ये बहुत सारा दिमाग के अंदर है। वैसे हमें ऊपर वाले ने आंखें आगे दी हैं, पीछे नहीं दी हैं, विच मीन्स यू शुड लेट गो ऑफ योर पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। अच्छा, इसीलिए लोग बोलते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट, लेकिन कई लोग फॉरगेट तो कर जाते हैं लेकिन फॉरगिव शायद नहीं कर पाते, या फिर उल्टा, कई लोग फॉरगिव बोलते हैं मैंने फॉरगिव कर दिया लेकिन मैं भूल नहीं सकता। जब तक आपके ग्रे सेल्स हैं आप भूल कैसे सकते हैं? आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। आप उस याद में से दर्द हटा सकते हो तो हम कह सकते हैं कि आपने उसे माफ़ कर दिया या यू हैव फॉरगिवन और यू हैव लेट गो ऑफ इट। आई प्रेफर यूजिंग द टर्म लेट गो रादर देन फॉरगिवनेस। यानी कि मैंने उस बात को अपने दिमाग में अहमियत देनी बंद कर दी। मैं किसी की गलत बात को सही नहीं ठहराऊंगी, मैं किसी के गलत करी हुई चीज़ को सही नहीं ठहरा रही, लेकिन मैं उसको इतनी पावर भी नहीं दे रही कि वो मेरे दिमाग में मेरे घंटे खराब करे। The importance to understand about letting go is I am not willing to give you that time or authority that you dominate in my head, and I'm only having your flashbacks and not being productive in my life. So letting go means वो उस गोल, उस फ्लैशबैक्स में से, उन बातों में से, उन चीज़ों में से जो आपके साथ घटना घटी है या जिसने जो कह दिया है वो अब आपको बॉदर करना बंद कर दें, वो अब आपके दिमाग में आ नहीं रही। सो फॉरगेटिंग
तभी होता है जब एक्चुअली आपने उस बात को अपने दिमाग में इम्पोर्टेंस देनी बंद कर दी। लेट गो करने के भी बहुत तरीके होते हैं। फॉरगिवनेस और फॉरगेटिंग में काफ़ी फ़र्क है। डिस्ट्रैक्टिंग माई सेल्फ, ऑक्यूपाइंग माई सेल्फ इन अनदर थिंग, I am compartmentalizing is not letting go. It is only that for now I am not thinking. लेकिन जब अगर कोई स्ट्रेसर आया और वो बात एकदम याद आ गई, या वो इंसान आया, या उससे मिलती जुलती सिचुएशन हुई और आपके सारे थॉट्स वापस आ गए, इसका मतलब आप लेट गो नहीं कर पाए। बहुत एक कॉमन सिनेरियो होता है कि घर में हस्बैंड वाइफ की कोई लड़ाई होती है और शादी को 20 साल हो गए हैं, तो भी शादी के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, शादी से पहले क्या हुआ, वही बातें बार बार याद आती हैं, वही बातों पे दोबारा आर्ग्यूमेंट्स शुरू हो जाते हैं। यानी कि वो बातें अभी भी दिल को हर्ट कर रही हैं, डिस्टर्ब कर रही हैं। ये आप कॉमनली देखोगे। दिस मीन्स द पर्सन इज नॉट एबल टू लेट गो ऑफ द पास्ट। दैट इज वेयर वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग दैट हाउ कैन आई लेट गो ऑफ द पास्ट, जिससे मेरा प्रेजेंट रिलेशनशिप इम्पैक्ट ना हो। वही मेरा क्वेश्चन है, क्या ये एक नेचुरल प्रोसेस है ऑफ द प्रोसेस ऑफ लेटिंग गो, या मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के सिनेरियो को अगर देखा जाए तो ये तो बड़ी अननेचुरल सी बात हो गई कि भूल जाओ या माफ़ कर दो। अक्सर लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो क्या नेचुरली हमारे सिस्टम में ऐसा है कि हम नेचुरली लेट गो कर पाते हो? हम नेचुरली लेट गो तभी कर पाएंगे अगर हमारे लेटिंग गो के फंडे क्लियर होंगे। ओके। पहली बात, हम पकड़ेंगे कैसे कि ये क्या मैं एक्चुअली इस बात को लेकर बैठी हूँ। अगर मैं खाली बैठी हूँ, या मेरी लाइफ में कोई स्ट्रेसर है, या मेरी लाइफ में कोई फेलियर आया, तो जो मेरे पास्ट में हुआ उसको याद करके अगर मैं आज भी डिस्टर्ब फील कर रही हूँ, इसका मतलब वो बात मुझे आज के टाइम में बॉदर कर रही है। अब इसमें से निकलना कैसे है, दैट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। निकलने के लिए जो हमें ध्यान रखना है, उसके लिए मैं एक एनालॉजी बहुत यूज़ करती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरीबडी थिंक ऑफ वन टाइम, वन मोमेंट, वन पर्सन विद दैट वन डायलॉग जो अभी भी आपको डिस्टर्ब करता है। आपको अपनी पूरी जर्नी नहीं उठानी, एक वो पहलू या एक वो मोमेंट उठाना है इसको प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, एक उनके साथ बीता हुआ टाइम जो अभी भी हर्ट करता है वो उठा लीजिए। नाउ लेट्स सी, मैं आपको एक टाइम मशीन में डालती हूँ और आप अपने पास्ट में चले जाते हो। जब मैं आपको आपके पास्ट में लेके जा रही हूँ, बट एक शर्त है, ये टाइम मशीन थोड़ी अजीब है। ये आपको सब कुछ भुला देगा। उस मोमेंट के बाद आपकी ज़िंदगी में जो लर्निंग्स आई, जो लोग आए, जो आपने डिसीजन लिए, अगले पल का डिसीजन जो आपने लिया वो भी भुला देगा। इट टेक्स यू बैक इनटू द टाइम व्हेन इट हैपेंड। मेरा अगला सवाल होता है, क्या आप उस समय में कुछ अलग कर सकते थे? 90% ऑफ द पीपल से नो। अगर वही सिनेरियो है और उन्हें आगे का फ्यूचर नहीं पता है, तो वो वही करेंगे जो उन्होंने उस टाइम उस पल में किया था। विच मीन्स यू हैड नो अदर चॉइस बट टू बी हु यू आर एंड वॉट यू डिड, और आपने जो डिसीजंस लिए वो उस पल के लिए, उस समय के लिए वही सही थे। हम क्या करते हैं, हम जितना आगे फ्यूचर में बढ़ते हैं, जितनी ज़िंदगी बिताते हैं, हम उस पल को कोसते हैं। यानी कि हम और नई चीज़ें उसमें जोड़ रहे होते हैं और हम वहाँ से देख, ओह तब तो मुझे ये बोल देना चाहिए था, तब मुझे ऐसे कर देना चाहिए था, मैं अपने लिए क्यों नहीं खड़ी हुई। हम बहुत अलग अलग चीज़ें उस सीन को फ्यूचर से पास्ट में देख रहे होते हैं। इसीलिए हम अपने ऊपर बहुत गुस्सा हो रहे होते हैं, अपने से नाराज़ होते हैं, अपने को ही कोस रहे होते हैं। सो सबसे बड़ी फॉरगिवनेस एक्चुअली इज़ सेल्फ फॉरगिवनेस। आपको अभी टाइम मशीन में डाला तो आपको समझ आया कि मैं उस टाइम इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती थी, तो अब हम अपने आप को क्यों कोस रहे हैं? इट डज़ नॉट मेक सेंस। द इम्पॉर्टेंस ऑफ लेटिंग गो इज़ लेटिंग गो ऑफ योर पास्ट। यू डिड द बेस्ट यू कुड एंड इट्स नॉट योर फॉल्ट। जब हम इन चीज़ों की गहराई को समझते हैं कि उस समय में वही सही डिसीजन था, आज मैं कुछ और ले सकती हूँ बट उस समय में नहीं कुछ और ले सकती थी, ये प्रेजेंट होना
बहुत लोगों के लिए बर्डन फ्री होने के बराबर होता है। एक स्टेट ऑफ रिलीफ और रिलैक्सेशन देता है कि हाँ, मैं इतने टाइम से अपने आप को क्यों कोस रही हूँ। दैट अवेयरनेस, that chapter of my life is closed now. This is one way of forgiving. सो दिस इज़ वन वे ऑफ फॉरगिविंग, बट क्या कुछ ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा फर्स्ट एड है जो हम खुद से अपने आप डील करें? ये टाइम मशीन तो आपने आज एक एक्सरसाइज करी तो शायद उससे लोग सीखे, लेकिन क्या कोई ऐसी चीज़ है जो डेली बेसिस पे करें और वो जो हमारा छोटा सा कमरा है जिसको हम अपना दिल दिमाग या मेंटल हेल्थ बोलते हैं, वो हर रोज़ साफ रहे और हम पुरानी बातों को भुलाकर आगे बढ़ते रहें? आप बातों को तभी भुला सकते हैं जब आपका नज़रिया है कि आप उनका पर्सपेक्टिव अपने ऊपर हावी नहीं हो रहे, या आप उस नज़र से देख रहे हैं जिसमें ऑप्टिमिज्म है, होप है, फेथ है, या आप उससे इम्पैक्ट नहीं हो रहे, तो ही आप उसे लेकर नहीं बैठेंगे। सबसे पहली बात तो ये है। बट कई बारी ऐसे इवेंट्स होते हैं लाइफ में कि वो एक्चुअली बहुत हर्टिंग या डिस्टर्बिंग होते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जब तक आप अपने इमोशंस नहीं हैंडल करेंगे तब तक एक्चुअली आप अपने दिमाग से वो मेमोरी रिजॉल्व नहीं कर पाते, जहाँ पे फिर आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो जो इसमें हर्ट का पेन होता है वो अगर नहीं जा रहा है, जो सुनने वाले हैं या देखने वाले हैं उनका, तो कब उन्हें पता लगेगा कि वो प्रोफेशनल हेल्प की तरफ जाएं? आप जिस आदमी से बैठ रहे हैं उसी बारे में बात कर रहे हैं। आपको रोना आ रहा है, आपको नींद नहीं आ रही, आप डिस्टर्ब फील कर रहे ये हैं, सब सिम्टम्स हैं। ये सारे सिम्टम्स हैं। आपके साथ कोई बात कर रहा है, किसी बात पे आपको दुख हुआ, गुस्सा आया, आप इरिटेबल हो गए, तो वही बातें लेके बार बार आ रहे हैं, ये सारे ट्रिगर्स हैं। यानी कि यू नीड हेल्प टू लेट गो ऑफ योर पास्ट। और फिर ऐसा भी होता है कि आप ब्लेम करने लगते हो उस सिचुएशन को, जो भी आगे गलत होता है आपके साथ उसके लिए, या कुछ भी इधर उधर होता है तो आप बोलते हो अरे यार उस वजह से मेरे साथ ये हो रहा है। हाँ जी। सो ब्लेम भी आप तभी कर रहे होते हो जब आपको बहुत हेल्पलेस या पावरलेस फील होता है कि हाँ, ज़िंदगी वहाँ रुक गई और आज आप देख रहे हो कि आपने लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाए क्योंकि वो इवेंट की वजह से आपने आगे स्टेप्स नहीं लिए लाइफ में। ये ब्लेम गेम की ही एक वे ऑफ वर्किंग है, जिससे अगर तोड़ना है तो उसके लिए फिर आपको अपने आप को निकालने के लिए या तो आप कोई हेल्प लीजिए, या फिर अपने इमोशंस को हैंडल करिए, या उस मेमोरी को लेट गो करिए। द बेस्ट थिंग टू डू इज लर्न व्हाट यू could have done better or what you could do better, bring your learnings and give it a closure. बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जो फॉरगिवनेस की वजह से, फॉरगिवनेस ना होने की वजह से ख़राब हो जाते हैं। जैसे कुछ लोग परिवार में कभी किसी को बात बुरी लगी, या फ्रेंड्स में किसी को बात बुरी लगी, बड़ी फिल्में बनी हैं इस पे कि किसी दोस्त ने अपने बेस्ट फ्रेंड से 20 साल से बात नहीं की क्योंकि उस दिन उस रात कुछ हुआ था ऐसा जो वो दोनों को डिस्कनेक्ट कर गया। तो कितनी ऐसी पीढ़ियां हैं जो फॉरगिवनेस ना होने की वजह से ख़राब हो जाती हैं? क्या आपके पास ऐसे कोई केस स्टडीज़ आती हैं, कुछ केसेस आते हैं, और फिर उस सिनेरियो में क्या होता है, कैसे बाहर निकलते हैं उससे? आई क्लियरली रिमेंबर एक मिड-20s में एक गर्ल का ब्रेकअप हुआ था, एंड वो ब्रेकअप हुए हुए 4 साल हो गए थे, और फिर भी वो आज भी उन बातों को याद करके बहुत इमोशनली डाउन फील करती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो गया था, उसका आवाज़, बोलने का तरीका, वॉल्यूम भी कम था। वो उसमें अपने आप को बहुत ब्लेम कर रही थी। मैंने ही एक्चुअली इस लड़के के साथ इतना लंबा रिलेशन खींचा, जबकि उसे बहुत सारे रेड फ्लैग्स भी फॉर एग्जांपल नज़र आए थे, और वो अपने सेल्फ ब्लेम में बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जब मैंने उसके साथ काम शुरू किया तो उसमें बहुत गुस्सा था, रिजेंटमेंट था। वो छोड़ने को नहीं तैयार थी, वो उस रिजेंटमेंट को रखना चाह रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था अगर वो उस चीज़ को छोड़ देगी तो क्या मैं उस इंसान को सही ठहरा रही हूँ जिसकी वजह से मैंने सफ़र किया है। सो कई बारी ये पैटर्न्स हमको तोड़ने पड़ते हैं। जो इंसान सफ़र कर रहा होता है वो ये भूल जाता है कि जिसको वो दिमाग में लेके सफ़र कर रहा है उसे ये बात नहीं पता है कि उसने कितना नुकसान किया है या आप कितने हर्ट फील कर रहे हो। कई बार ये समझ दिलाने में किसी को समय लगता है। हर्ट आप हो, पकड़ के आप बैठे हो, ज़िंदगी आपकी रुक रही है, तबीयत आपकी ख़राब हो रही है,
पकड़ने से आपकी फिजिकल हेल्थ पे इम्पैक्ट आ रहा है, तो अगर मैं पलड़े में तोलूं, उस इंसान की यादें या उस इवेंट की यादें रखने से आपका नुकसान ज़्यादा है रादर देन फ़ायदा ज़्यादा है। ये समझाना और ये समझने में कई बारी आदमी को समय लगता है। जॉन हॉपकिंस की एक रिसर्च है जिसमें खास बोला गया है कि जब हम किसी को फॉरगिव करते हैं, हमें हार्ट अटैक्स कम होते हैं, बीपी हमारा कम रहता है, हमें स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन कम रहता है, हमें नींद अच्छी आती है, हमें दर्द कम महसूस होता है। ये सिर्फ फॉरगिव करने से? सिर्फ फॉरगिव करने से। इट हैज़ अ इसमें कोई गोली, कोई टैबलेट, कोई सिरप नहीं है? ये इतना बड़ा मेंटल स्ट्रेस है जो आपकी फिजिकल बॉडी पे इम्पैक्ट लाता है। इसलिए जो चीज़ आपको परेशान करे, तकलीफ दे, हर्ट करे, आप उसे इमोशंस, जो आपके अंदर इमोशंस आ रहे हैं, आप उसे समझिए, उनको डील करिए। जो थॉट्स आ रहे हैं उनको डील करिए। फैक्ट्स एंड स्टोरीज में जाकर इश्यूज अपने क्लियर करिए, वापस जाइए, बात करिए, कम्युनिकेट करिए। अगर वो इवेंट वाकई इट्स लाइक एन एक्सीडेंट, इट्स लाइक अ बिग थिंग दैट हैपेंड एंड इट हैपेंड, प्लीज रिमेंबर इट्स नॉट योर फॉल्ट। आपकी कोई गलती नहीं है, तो पकड़ के किस लिए बैठना है। कई बार ऐसा होता है कि लोग, बचपन में कुछ हुआ और उस वजह से अपने ही पेरेंट्स को माफ नहीं कर पाते। तो एक तो हो गया कि आप रिलेशनशिप में थे या कुछ ऐसा, अपने ही पेरेंट्स हैं और उन्होंने 100 चीज़ें और भी ऐसी की होंगी जो आपके लिए अच्छी की होंगी, शायद उस एक चीज़ को अगर हम भूल जाएं तो माफ़ नहीं कर पाते। ऐसे में क्या किया जाए? हमें अपनी थेरेपी वर्ल्ड में ये सब देखने को काफ़ी मिलता है, जहाँ पर कई पुरानी बातें होती हैं, कई याद नहीं होती, लेकिन हम उनसे ऑपरेट भी कर रहे होते हैं। अच्छा, हमें नहीं पता है, लेकिन हम वहीं से ऑपरेट कर रहे होते हैं और हमारा फिर काम बन जाता है वो उस घड़ी, उस मोमेंट में ले जाना जहाँ पर एक्चुअली उन्होंने ये डिसीजन लाइफ का ले लिया था कि मेरे माँ बाप अच्छे नहीं हैं या मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। ह्यूमन ब्रेन जो है वो डिज़ाइंड है नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा याद रखने के लिए। आप अपने आप को सोचेंगे तो आप रियलाइज़ खुद भी करेंगे कि आपको नेगेटिव या जो तकलीफ दी हुई मेमोरीज ज़्यादा याद रहती हैं देन पॉजिटिव मेमोरीज। दर्द याद होता है, खुशी याद नहीं रहती। खुशी याद, माइंड का डिज़ाइन ऐसा है कि वो आपको नेगेटिव चीज़ें याद ज़्यादा रखवाता है। ब्रेन के अंदर मेमोरी स्टोर्ड नहीं है, इट्स एन फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। नाउ व्हाट हैपन्स इज, वो जो मोमेंट है एक बच्चे का जब उसके माँ बाप ने बोल दिया तुम तो कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की नहीं है, और अगर वो उस बच्चे के लिए एक ट्रॉमेटिक मेमोरी होता है तो ब्रेन में एक ट्रॉमा की तरह रह जाता है। कई बारी हम उसे भूल जाते हैं, लेकिन हम वहीं से ज़िंदगी को शुरू कर देते हैं कि मेरे माँ बाप ने मुझे प्यार नहीं किया, सबकॉन्शियसली। तो इसमें हमें उन्हें उस वापस मोमेंट पे लेके जाना होता है, नेगेटिव इमोशंस रिलीज कराने पड़ते हैं, और उसके बाद वो जब नेगेटिव इमोशंस रिलीज करते हैं तो उनका नज़रिया अलग उन्हें नज़र आता है कि एक्चुअली वो बच्चे पे नहीं गुस्सा थे, वो आपस में लड़ रहे थे या उनकी ज़िंदगी में कुछ और चल रहा था। उनका पर्सपेक्टिव समझ में आता है, पर्सपेक्टिव समझ आता है, कई बारी पर्सपेक्टिव नज़र आता है। जब ये सब होता है तो सडनली एक रिलीफ होता है, क्योंकि इतने सालों से आप उस बोझ में झुके हुए थे कि शायद ये मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ है, या मेरे माँ बाप ने मेरे साथ ऐसा किया है। वो सारे नज़रिए बदल जाते हैं। ये तो हमें याद रहता है कि हमें उस बात का गुस्सा है। हम बहुत बारी चीज़ों को we are actually having resentment, we are actually having anger, we are upset, we are irritated. बहुत सारे जब हम नेगेटिव इमोशंस के में बैठे होते हैं, एक्चुअली वहाँ पे प्यार नहीं होता। जहाँ पर भी नेगेटिव इमोशंस होंगे वहाँ प्यार नहीं होगा। So what has actually got created in that relationship? No love. Life is too short. Do I need to hold on to so much of negative emotions that I can let go of love? Love is an internal feeling, it's an experience, it's an expression. Why am I blocking my positivity? Why am I holding on to so much
that my physical body is getting impacted, my mental peace is gone. Is it worth it? Other person is not a god or an angel. They are just humans and they are bound to make mistakes. Can we actually forgive them for their mistakes? ये जो रिश्तों की आप बात कर रहे हैं, ये सबके पास एक ही सेट ऑफ पेरेंट्स होते हैं, एक ही सेट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, एक ही सेट ऑफ सिबलिंग्स होते हैं. इज़ इट वर्थ लूजिंग देम इन वन लाइफ टाइम? हमें उस मुकाम पे नहीं आना कि जाने के बाद दुख हो. Let us actually let go in the present time when they are alive and enjoy some good moments with them so that we have happy memories when they don't exist in this lifetime. I think that would be a takeaway. एक जो मुझे commonly देखने को मिलता है, जब we lose someone, जब हम किसी को इस world में खो देते हैं, उसके बाद बहुत लोगों के पास उसका जवाब नहीं होता. Especially when you lose your loved ones, your parents, a lot of time we start blaming ourselves, especially जब कोई death या कोई loss sudden होता है. माइंड के पास उससे निकलने का कोई जवाब नहीं होता, उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता कि ये हमारे साथ ऐसे कैसे घटित हो गया. A lot of people go into self blame. शायद मैंने तब कुछ और किया होता तो मैं बचा लेता, शायद मैंने उस टाइम कुछ और सोचा होता, रिएक्ट किया होता, जल्दी एड दी होती तो शायद मैं उनको बचा लेता. दिस काइंड ऑफ लूपिंग इज़ वेरी कॉमन व्हेन वी लूज समवन. It's a gentle and a genuine humble request. Do not blame yourself. Again, sit in the time machine. Actually जाओ उस scene में. Most of the people would have just done the same that जो आप उस समय में जाओगे तो वही कर पाओगे, वही बेस्ट था या वही डिसीजन था या वही हेल्प आप प्रोवाइड कर सकते थे. यू आर नॉट अ डॉक्टर, यू आर नॉट आप उस स्पेशलाइजेशन में नहीं हो कि आप कुछ और कंट्रीब्यूट कर सकते थे. A lot of people live their lives in guilt, in shame after losing their loved ones. Humble request, do not blame yourself and remind yourself every day you did your best and it's not your fault. It is not your fault and you did the best you could. Understand, be kind to yourself. It is one of the most important things to do because आपकी बाकी लाइफ रुक जाती है और जो गया है वो ये नहीं चाहता कि आपकी लाइफ रुक जाए. They want you to be happy. So let go, be forgiving to yourself and also try forgiving others. What is more difficult? किसी दूसरे को माफ़ करना या खुद को माफ़ करना? खुद को माफ़ करना, क्योंकि जब हम दूसरों को पकड़ के बैठे हैं उसमें भी हम खुद ही को ब्लेम कर रहे होते हैं कि उस टाइम मैं अपने लिए खड़ी क्यों नहीं हुई, उस टाइम मैंने ये क्यों नहीं कहा. अ लॉट ऑफ ब्लेम गेम इज़ कमिंग टू योर ओन सेल्व्स. उस टाइम मैंने अपनी इंट्यूशन को क्यों नहीं सुना, उस टाइम मैंने इस बात को दूसरी तरीके से हैंडल क्यों नहीं करा. It is usually self-blame. So self-forgiveness is the toughest. And what are the 3 things that we can do to forgive ourselves on a daily basis? Just understanding it's okay to make mistakes. I can let go of my past. It's a choice. It's my choice and I can make this choice only when I'm emotionally at a neutral state. अगर मैं emotionally guilt में हूँ तो मैं कभी भी a choice of moving forward नहीं कर पाऊँगी. So letting go of your negative state of emotion is the second one. And the third key is people can make mistakes. अगर ये सब बातों के बाद भी आपको लगता है आपको बचपन की कई बातें परेशान कर रही हैं, फ्लैशबैक्स आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आपको अभी भी कई चीज़ें हर्ट कर रही हैं, माई रिक्वेस्ट इज़ टेक अ प्रोफेशनल हेल्प. फाइंड अ पर्सन हु कैन प्रोफेशनली हेल्प यू इज़ इम्पॉर्टेंट. लिव इन योर प्रेजेंट. Living in the now is only possible when you can let go of your past. If you can't do it yourself, take help. तो आपके पास दोनों चॉइसेस हैं. आपको पता है कब हेल्प लेनी है, कैसे हेल्प लेनी है, और आपको ये भी पता है कि अगर आप घर पर फर्स्ट एड के माध्यम से खुद की मेंटल हेल्थ को ठीक रख सकते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है. तो डॉक्टर शिल्पा, जो लोग छोड़ पाते हैं, जो लोग फॉरगिव कर देते हैं या मूव ऑन कर लेते हैं, उनके कुछ केसेस या कुछ तजुर्बे हैं आपके पास? मैं एक बार ही सेल्फ हेल्प प्रोग्राम ही कर रही थी तो एक 27-28 ईयर ओल्ड मेल थे.
उन्होंने मुझसे बाद में आकर बात करी और उन्होंने कहा, ये जो आपने सिखाया है फॉरगिवनेस, मैं कैसे फॉरगिव कर दूं। मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ और मैं उनको लेके मुझे अस्पताल जाना था। मुझे पता नहीं था। मैं उनको लेकर जब अस्पताल गया तो वहाँ पर वो एक्चुअली जब तक हम पहुँचे तो वो इस दुनिया को छोड़ चुके थे और मैं इस बात को आज भी लेकर बैठा हूँ। तो मैंने कहा सेल्फ ब्लेम बहुत था। ये हुआ था जब वो एक्चुअली 18 साल के थे। उन्हें सिर्फ साइकिल चलानी आती थी। उनके पास कोई तरीका नहीं था अपने पिताजी के पास पहुंचने के लिए। वो इतने डरे हुए थे कि उन्होंने घर पे चाचा के आने की वेट करी कि फिर वो उनके साथ एक्सीडेंट साइट पे जाएं और फिर लेकर जा पाएँ। वो ये सब चीज़ें भूल गए थे क्योंकि जब पिताजी गुजरे उन्हें सिर्फ ये रहा कि मैं इसमें सब मेरा दोष है, मेरी वजह से आज पिताजी नहीं रहे। जबकि जो रियलिटी थी वो ये थी कि पिताजी was taken to the hospital by the police, but the timing was like that they could not contribute saving his father, but the self blame was मैं नहीं पहुंच पाया। क्योंकि जब हमारे पास इतना बड़ा लॉस होता है तो हम हमेशा सोचते हैं कि काश मैंने कुछ और कर लिया होता, क्योंकि हम उसमें वो बोझ लेकर हम अपने लिए चलते हैं कि शायद मेरे कुछ और करने से मेरा ये रिलेशनशिप या मेरा ये लव्ड वन बच जाता। दिमाग हमें उस एमनीसिया में डाल देता है, वो भुला देता है बाकी पहलू जो एक्चुअली हमें याद दिलाते हैं कि शायद हम एक्चुअली कुछ भी और नहीं कर सकते थे, अलग नहीं कर सकते थे। ये रियलाइजेशंस तभी आती हैं जब हमारे इमोशंस सेटल्ड होते हैं। हम हैवी इमोशंस में, गिल्ट में रहकर इन चीज़ों को याद नहीं रख पाते कि एक्चुअली वी डिड आवर बेस्ट। दैट्स द पॉइंट। तो फिर क्या उसके बाद वो उस बात को लेट गो कर पाए और आगे बढ़ पाए लाइफ में? उन्होंने मुझे 1 हफ्ते के बाद फ़ोन किया और बताया कि पिछले 1 हफ्ते से वो बहुत अच्छी नींद सो रहे हैं। अदरवाइज़ वो जब सुबह उठते थे हमेशा घर में, जब भी उन्होंने अपने घर की साइकिल देखते थे तो उन्हें हमेशा अपने पिताजी याद आते थे, जो अब उनको साइकिल देखकर ऐसा कुछ फील नहीं हुआ पिछले 1 हफ्ते से। दिस इज़ व्हाट फॉरगिवनेस कैन डू टू अस। मुझे एक केस याद है जिसमें वो अपने हस्बैंड से एक्चुअली वाइफ ने बहुत सारी चीज़ें पकड़ के बैठी थी और जब उन्होंने लेट गो किया तो उन्हें वो अपना बचपन का प्यार याद आ गया। सो मैंने उनसे पूछा, अब ये हस्बैंड कैसे दिखते हैं? अब मुझे अच्छे दिखते हैं। सो अ लॉट ऑफ टाइम्स द बैरियर दैट anger, that resentment carries, when it goes off, it's a sheer emotion of love that comes out for people. बहुत लोगों को नींद आने लगती है क्योंकि गिल्ट नहीं रहता। बहुत लोगों के रिश्ते वापस आ जाते हैं which they were missing but they were holding on due to certain events. वो रिश्ते जब वापस आते हैं तो आंखों में आंसू भी आते हैं और चेहरे पे मुस्कुराहट भी आती और है। लाइफ भी सनी साइड अप हो जाती है। बिल्कुल। सनी साइड अप द मेंटल हेल्थ पॉडकास्ट, हमारे साथ डॉक्टर शिल्पा हैं जो कि एक इमोशनल फ्रीडम टेक्निक ट्रेनर हैं, मास्टर ट्रेनर हैं और थेरेपिस्ट हैं, साथ साथ पेरेंटिंग कोच हैं। मेरा नाम अभिषेक है, मैं आपका दोस्त हूं और ये पॉडकास्ट सनी साइड अप देख सकते हैं यूट्यूब पर और जब दिल चाहे सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं और हम फिर हाजिर हो जाएंगे अगले एपिसोड के साथ। सनी साइड अप द मेंटल हेल्थ पॉडकास्ट ब्रॉट यू बाय ईमोएड वेलनेस सेंटर न्यू दिल्ली, पावर्ड बाय भोपूवाला। सनी साइड अप, मेंटल हेल्थ का फर्स्ट एड।